चौरसिया जी हैं जो सागर में है। वहां पर मैडी वाले दादाजी और हमारे दादाजी वहां ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, वहां पर हम नहीं गए थे। उस टाइम उन्होंने मेरे को बेसिक नॉलेज दिया था कि ऑर्गेनिक खेती होता है कि ऐसे उसमें वो बनाने पड़ते हैं, गोबर से खाद बनाना पड़ता है। उस तरीके से हमने वहाँ जो मेरा फर्स्ट 2022 22 था, उसमें पहले मैंने सब्जियों का क्रॉप लिया था। और मैंने सिर्फ उसमें कद्दू लगाया था जिसमें मेरा कोई हार्वेस्टिंग नहीं हुआ था। और सिर्फ बरबटी बस में मैंने मतलब हार्वेस्ट कर पाए थे ऑर्गेनिक में जो मैंने किया था। और उसमें मूंग के साथ भिंडी भी बो दिया था, जो भिंडी निकल गया था लेकिन मूंग खराब हो गया था। उसमें ज्यादा इल्ली आ गया था तो ज्यादा उपज उसमें नहीं आया था, फिर भी बहुत कम ही आया था जो ना के बराबर था ऑर्गेनिक में। फिर दूसरा 2000 फिर आपकी क्लास से हम 21 में जुड़ गए थे, लेकिन हमने उसमें बहुत कम वो किया था क्योंकि हम घर में दादा दादी पास रहते हैं, मम्मी पापा लोग सब जबलपुर में रहते हैं, हम गांव में रहते हैं। तो वहाँ हम दादाजी ही साथ थे, तो उनके साथ जितना कर पाते थे हम उतना ही करते थे। बाकी कभी उसकी वजह से हम ज्यादा नहीं कर पाते थे ऑर्गेनिक में। जो जो पैदा होता था वो कुछ अच्छा नहीं होता था। वेजिटेबल्स की क्रॉप बस अच्छी ले पाते थे हम, जैसे दलहनी फसलें होती है हमारे यहाँ पर, मटर होता है और उड़द होता है, धान होता है, इनकी अच्छी क्रॉप नहीं ली है हमने, अभी तक नहीं ले पाए हैं उतना अच्छा क्रॉप। अभी जो नेक्स्ट जो फिर उसके बाद ना हमारा खेत पानी ज्यादा गिर गया था तो पानी भर गया था, तो 4 महीने के लिए ऐसा ही पड़ा रहा दूसरे साल 2023 में। जहाँ जहाँ पर कोई क्रॉप नहीं लिया था, उड़द का लिया था तो उसमें दो 1 एकड़ पे 3 कुंटल उत्पादन ही आया था, 6 कुंटल 2 एकड़ में आया था। और उसके बाद उड़द के बाद धान लिया, धान में 15 कुंटल एकड़ ही निकला था। मोटा वाला धान एक खेत में लगाए थे जो 15 कुंटल निकला था, और दूसरे खेत में 11-21 लगाए थे जो 12 कुंटल करीब अच्छा निकल आया था। उसमें हमने जो कच्चा गोबर होता है उसको पाइपलाइन, हमारे यहाँ पानी चलता है, वैसी भरेल वाला जमीन नहीं है ज्यादा, उसमें पानी देना पड़ता है। उसमें हम कच्चा गोबर और गौमूत्र को मिला के वो वाली बोरी आती जाली वाली, उसमें भर के वहां वहां पर पाइप के पास रख देते थे। तो उसमें जहां जहां तक वो पहुंचा वहां वहां का अच्छा क्रॉप था, और जहां नहीं पहुंचा वहां का ज्यादा अच्छा क्रॉप नहीं था। और दूसरे वाले खेत में जो रोपा का लगौद हुआ था वो मतलब लेबर नहीं मिला था, तो उसके लिए आज ऊपर नीचे हो गया था, 15 दिन में 2 एकड़ का रोपा लग पाया था। तो उसमें भी कुछ ज्यादा एवरेज नहीं मिला। और 2024 में हमने मटर का क्रॉप किया। जो मटर पहले हमने 1 एकड़ में लगाया था, जो प्योर ऑर्गेनिक में था, तो वो उसमें से हमारा 24 बोरी निकला था, 24 बोरी मान के 12 कुंटल निकला था, जो फली होती है मटर का। उस मटर के बाद उड़द बोया हमने, जो हमको 2 कुंटल एकड़ ही मिला ऑर्गेनिक में, 2 कुंटल एकड़। और हमारे यहाँ ज्यादा पेड़ भी लगे हैं, यूकेलिप्टस का होता है, तो उसकी वजह से खेत उसमें ज्यादा पानी लगता है, गिर गिर का फसल अच्छा नहीं आता, तो उसमें ज्यादा वो नहीं मिल पाता है हमको। और उसके बाद 2025 में जो मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला, पहले हमारे यहाँ धान का खेती हुआ, तो धान का खेती उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने मटर का क्रॉप लिया था। मटर का क्रॉप में हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया था, और उसके लिए स्टेकी ट्रैप यूज किए थे, जिसमें हमारे यहाँ इल्ली का खतरा नहीं हुआ हमको। इल्ली ना के बराबर था, हमने कोई कीटनाशक नहीं डाला था, कीटनाशक नहीं डाला था, जिसमें हमारा फिर भी आधा एकड़ में 12 कुंटल निकला था, जिसमें हमको 300 रुपए किलो का रेट मिला था। जो लास्ट फरवरी में, लास्ट फरवरी 1 मार्च में निकला था वो। उसके साथ हमने धनिया, वो देसी धना होता है वो भी साथ में बोया था। जो पानी गिर गया था, कहीं कहीं का मटर खराब हुआ था, उसके चक्कर में हमने
देसी धनिया बो दिया था और गोभी लगा दिए थे। तो उसमें ये हुआ कि मटर का क्रॉप भी अच्छा हो गया। साथ में उसमें कोई वो आती है गर्मी में ज्यादातर घुनगी का प्रकोप ज्यादा होता है, तो वो भी नहीं लगा। जो गोभी था उसमें कोई कीटनाशक नहीं किया, लेकिन अच्छा फूल आया था उसका, बड़ा साइज का फूल आया था। तो उसका क्रॉप लिया हमने। अब उसके बाद जो अभी हमारे यहाँ उड़द लगी है, जो एक खेत का ज्यादा अच्छा, लेकिन एक खेत का बढ़ रहा है और फ्लावरिंग अच्छी नहीं आई इस साल उसका। बस बढ़ ज्यादा रहा है, उसको मौसम में बदले की वजह से हो गया, गर्मी नहीं मिल पाया, इस वजह से बढ़ रहा है, लेकिन फ्लावरिंग अच्छी नहीं है उसकी। और उसके ये मतलब मेरा खेती का सफर था यहाँ तक। अब इसके बाद हम गेंदे का, जैसे उड़द उखड़ के कट जाएगा, उसके बाद हम गेंदे का क्रॉप लेंगे। गेंदे के साथ प्याज जो होता है, प्याज का नर्सरी, और वो तैयार करने वाले हैं हम 1-2 दिन बाद। उस वो लेंगे, उसका क्रॉप लेंगे। और इसके बाद गाय भी पालते हैं हम। तो हमारे पास 2000 पहले एक गाय था, 2021-22 में। अब हमारे पास 4 गाय हैं। 4 गाय हैं और उनकी 4-5 बछड़े, मतलब 9-10 गाय हो चुके हैं। और उसका दूध का सेलिंग भी करते हैं हम, खुद ही जाते हैं दूध का सेल करने। और मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ उत्पाद हम निकालते हैं उसका मार्केटिंग नहीं कर पाते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा अच्छे से, मतलब उनको कम रेट में चाहिए होता है, और वो लेते हैं तो वही रेट में लेते हैं जो नॉर्मल मार्केट में चलता है। और अगर जैसे मटर हो गया, उसमें अगर क्वालिटी अच्छी रहती है तो 200 से 300 रुपये ऊपर तक चला जाता है। और जो उड़द रहता है उसका क्वालिटी अच्छा रहता है तो 1000 रुपये ऊपर मतलब चला जाता है। और धान होता है, धान का जो मंडी रेट होता है वही धान धान का वही रेट मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब ज्यादा अच्छा किसान यहाँ पर नहीं है। मैं अभी किसानों को ट्रेनिंग नहीं दी हूँ कोई भी, बस घर पे ही बस की हूँ, क्योंकि घर में अकेली पड़ जाती हूँ तो सब कुछ मैनेज करना रहता है, गायों का भी, खेती भी, और जो कहीं जाना रहता है, सब मैनेज करके अभी इतना ही कर पाई हूँ मैं। और मेरा एजुकेशन मैंने मैकेनिकल से 2nd ईयर किया है। उसके बाद किसी कारण बस पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और आप लोग का कोई सवाल हो तो पूछे, हमारा अभी तक तो हम यही कर पाए हैं। जी, बहुत सुंदर राजश्री जी। ये बताइए, आपके मन में कोई भी लड़की खेती नहीं करती है, कहाँ करती है, नहीं करती है, मुश्किल से 1-8%, और आपके मन में खेती करने का विचार कैसे आया? वो हमारे यहाँ पर कोई खेती नहीं कर रहा था। पापा जी भी हैं तो वो भी जबलपुर शिफ्ट हो गए, चाचा जी हैं तो वो भी जबलपुर कुछ कुछ 1-2 साल बाद वो भी शिफ्ट हो गए थे। घर में दादा दादी और 1-2 गाय थी। तो हम ऐसे ही, हमारा तबीयत खराब हुआ जबलपुर में, तो एजुकेशन के दौरान मतलब बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद हम गांव शिफ्ट हुए, 1-2 महीने गांव रहे। फिर उसके बाद किसी कारण बस हम स्कूल का, कॉलेज का फीस नहीं दे पाए, तो वहां से वो उसका वो आ गया था कि आप आगे का पेपर नहीं दे पाएंगे, तो हमको वहीं छोड़ना पड़ा। फिर हमको लगा कि कोई आगे पढ़ाई तो होगा नहीं, तो खेती में ही कुछ किया जाए आगे। खेती ऐसा ही था, तो हमने स्टार्टिंग में जो कुछ और करने के चक्कर में खेती ही स्टार्ट कर दी। फिर खेती के साथ 1-2 साल बाद सोचा कि खेती अकेला नहीं कर सकते, कोई और काम करो जिससे जो अपन ऊपरी कमाई होता है वो थोड़ा बहुत खेती में लगा सके। तो मैंने गाय का पालन स्टार्ट कर दिया। अब इस साइड से कंपोस्ट खाद बनाना स्टार्ट कर देंगे हम। धीरे धीरे काम बढ़ाते गए। बहुत सुंदर। तो आपने कहा, आपने तमाम परेशानियां झेली हैं, आपको नुकसान भी हुआ है, परंतु आप जो है पीछे नहीं मुड़ी, और अभी तक भी आप जो है खेती किसानी कर रही हैं। तो आपका क्या अभी शादी कराने का मन नहीं है क्या आपको?
अभी हमारा दीदी का शादी होगा, हमसे बड़ी एक और बहन है, जी उसके उसके 1-2 साल बाद हमारा शादी होगा। जी जी। और फिर शादी हो जाने के बाद ससुराल में करोगी खेती के? नहीं, ये बिजनेस हम अपना आगे बढ़ाएंगे, मतलब यहाँ रहें वेरी या गुड। ससुराल में आगे करेंगे हम, बड़े ठीक है, पैमाने पर ले जाएंगे छोटे से। बहुत सुंदर। तो देखिए ये हमारे राजश्री कुशवाहा जी का ये संकल्प और इनकी जो है ऊर्जा और खेती किसानी के प्रति इनका लगाव जो है ये कर रही हैं। बहुत बहुत शादबाद। और किसी भाई हमारे किसान भाई और बहनें ऐसे योगा कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, आपसे प्रेरणा ले सकते हैं और अपना सवाल और संवाद कर सकते हैं, कोई भी जी करना ओम। चाहता है। जी जी ओम। अ, जी। बहुत आदरणीय डॉक्टर साहब, सुंदर, बहुत स्वागत है सुंदर आदरणीय डॉक्टर कार्य, साहब। बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं बहन जी। इनको बहुत बहुत साधुवाद, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। बहुत, क्योंकि हमारे हाँ जी, बहुत सुंदर। जहाँ हमारे लड़कों ने खेती में काम करना बंद कर दिया है, वो शहर में मजदूरी करने, किसी दुकान में काम करने जाते हैं, वहाँ इन्होंने खेती को अपना व्यवसाय चुना। निश्चित रूप से बहुत बड़ा साहस है, और इस साहस को हम प्रणाम करते हैं और इनसे अनुरोध करते हैं कि जहाँ भी जरूरत हो, अगर आपको ऐसा लगता है योगाहार परिवार की आपको खेती में कहीं किसी कार्य के लिए आवश्यकता पड़ती है, तो आप निसंकोच संपर्क करें। कोई भी कीड़े बीमारियां, गाय बकरी बैल, किसी से संबंधित कोई समस्या आती है, तो आप निसंकोच संपर्क करें। हम यह प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं को सुलझाने का, और आप आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित रूप से नए कीर्तिमान गढ़ेंगी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। ओम जी, मैंने है ना गायों पर भी एक ट्रायल किया है, जो पतंजलि की टैबलेट्स आती हैं। जैसे गायों को थनैला रोग ज्यादा होता है, तो उसके लिए पतंजलि का सतावर आता है, और अदरक, हल्दी, अजवाइन, जीरा, और इन सारी चीजों को, जो च्यवनप्राश होता है, इन सबको आधा किलो गुड़ में अगर रेगुलर 2-3 दिन गाय को खिलाते हैं, उसके बाद सतावर रेगुलर मतलब 15 दिन तक अगर आप इसका डोज 200 ग्राम गुड़ में रखते हैं, मतलब 10-20 ग्राम अजवाइन होगा, जितना वो खा सकती है। कोई कोई भी गाय है जो खा नहीं सकते हैं, अगर आप उनको खिलाते हैं, जैसे पीड़ांतक बटी हो गया पतंजलि का, जब उनको शीत होता है तो शशारी हो गया, इन सबको अगर आप देते हैं तो मेरी गायों को प्रॉब्लम नहीं आती है। बस अभी गर्मी की वजह से दूध कम कर दी है, बाकी उनको मैं यही खिलाती हूँ। तो उनको अभी तक, मेरे को जो पहले लंपी बीमारी चला था, उसमें मैंने यही दवाई उनको खिलाया। और जो गौमूत्र होता है उसमें नीम, और वो होता है सहजन की पत्ती, और इन सब का चटनी बना के जहाँ उनको वो बीमारी हुआ था वहां बांध दिया। और 3-4 दिन हमने जौरनाशक बटी, पीड़ांतक बटी और कायाकल्प बटी, इन सारी दवाइयों को एक साथ पीस के उनको गुड़ के साथ, रोटी में नहीं खाते हैं, गुड़ के साथ मिला के खिलाते हैं जब उनको कोई बीमारी होता है। वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मैंने पतंजलि की गोलियों का ट्रायल भी किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने गायों के ऊपर भी इनका प्रयोग किया, बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं, और इसको, ये प्रयोग निश्चित रूप से आपको बहुत आगे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया। जी, ये तो पशु डॉक्टर भी हैं। देखिए इन्होंने जो उपाय बताया है हमारे पशुपालकों के लिए, गाय पालक के लिए, कि गाय के लिए कैसे जो है रोग ठीक होते हैं। और इन्होंने नया प्रयोग किया है कि उसकी सहजन की, नीम की पत्ती और बांध करके उसको वहाँ घाव पे लगाएंगे और वो ठीक हुई। अब मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड रेस है, तो उनको आमंत्रित करता हूँ, वो राजश्री बहन जी से संवाद करें। धन्यवाद मुनिलाल जी। बहन जी का कार्य जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है। उनके कथन से दो बातें जो मेरे मन में आई है। एक तो मतलब इन्होंने खेती में जो आई है, तो खेती का इन्होंने चयन नहीं किया। उनको कॉलेज की फीस भरने में कोई कठिनाई थी, इसीलिए उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मतलब जो तथ्यों पे हमको निष्कर्ष जो निकालने हैं, स्वयं किसी व्यवसाय का चयन करना
और मजबूरी में करना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है, ये हमको समझना है। फिर भी जो भी मजबूरियां हो उसमें इन्होंने काम कर रहे हैं। आगे के लिए मेरी सलाह बहन को इतना ही रहेगी कि अभी आपकी शादी होने की है, बाद में आप कैसा घर मिलता, खेती में रहती नहीं रहती, लेकिन इसके बावजूद आप जो इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है आपको, और आजकल जमाना डिजिटल टेक्नोलॉजी का आ रहा है, आपके कथन में भी आया कि आपको मार्केटिंग में थोड़ी कठिनाई हो रही है। मेरा सुझाव ये रहेगा बहन जी कि आप डिजिटल मार्केटिंग यदि पढ़ लेती हो, तो चाहे ससुराल में हो, चाहे मायके में हो, या और कहीं भी हो, आप खुद का एक व्यवसाय निर्माण कर सकती है। एग्री मार्केटिंग क्यों न हो, उसके प्रोडक्ट्स का, उसके बेचने के लिए, और आप स्वयं भी उसमें तरक्की करोगी, किसी पे निर्भरता भी नहीं रहेगी, और समाज को भी और किसानों को आप मदद कर सकोगी। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। जी बिल्कुल, मैं भी यही वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए मुझे अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मैंने अभी ट्राई नहीं किया है कि मैं उसको अपना प्रोडक्ट सेल करूँ। लेकिन ये अभी उतना अच्छे से चलाना नहीं आता है डिजिटल में। आप डिजिटल इसको मार्केट में डिजिटल डॉक्टर मार्केटिंग साहब, को खेती के तरह ही समझिए, और आप पढ़ी लिखी हो तो डिजिटल मार्केटिंग खेती से बहुत आसान है, मैं अनुभव से कहता हूँ। तो उसमें यदि आप उसी लगन से काम करोगी तो बहन जी निश्चित रूप से आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग करने वाली एक्सपर्ट बन जाओगी। आगे भविष्य में आप खुद की कंपनी भी चला सकती है, बढ़ा सकती है, खुद भी कमा सकती है, और औरों को और किसानों को और ग्राहकों को भी आप मदद कर सकती है। धन्यवाद। इस डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई हमारी मदद कर सकता है आगे कुछ डेवलप करने के लिए या सीखने के लिए? उसके लिए बहुत सारे कोर्सेस है, ऑनलाइन भी कोर्सेस है, ऑफलाइन भी कोर्सेस है। बड़े बड़े शहरों में 1-2 माह के 3 माह के ट्रेनिंग भी मिलते हैं। कहीं पे भी जाके आप 1-2 माह का भी अगर ट्रेनिंग लेती हो तो बहुत आसानी से ये काम हो सकता है। आपको गूगल में सर्च करोगी तो कॉन्टैक्ट्स नंबर मिल जाएंगे, या इंडिया मार्ट पे जाऊंगी तो वहां पे भी ट्रेनिंग्स कहाँ पे है ये मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के ट्रेनिंग्स होते हैं। आपको भविष्य में कोई सहायता लगती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। धन्यवाद। जी जी आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी, डिजिटल मार्केट के लिए या जो इन्होंने राष्ट्रीय कुशवाहा जी ने पूछा है, डॉक्टर दुबे जी ने जवाब दिया है, और भी कोई मदद हो सकती है क्या? अभी तो ये है कि बहन जी ने जो काम कर रही हैं, तो अगर इसमें इसमें प्रयास आगे बढ़ती हैं तो मार्केटिंग ये खुद से अपनी बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। ये इन्होंने प्रोडक्शन पकड़ा है। क्या प्रोडक्शन कोई नहीं पकड़ना चाहता, जहाँ चार्म है वहाँ हर आदमी जाना चाहता है। इन्होंने जिसमें चार्म नहीं है वो पकड़ा है। ये चाहती तो जितना पैसा इनने खेत में कमाया है उतना पैसा किसी दुकान में काम करके कमा सकती थी, और इन्होंने मेहनत को चुना है, तो इनको इसी में आगे बढ़ने दे, ऐसा मेरा निवेदन है। क्योंकि बहुत कठिन काम है खेत में जाके तूपना, जिसको हमारे खेती की भाषा में तूपना बोलते हैं। तो वो बड़ा कठिन जॉब है और हर आदमी करना बहुत मुश्किल है, और ये कर रही हैं और नुकसान के बाद कर रही हैं, फायदे के बाद नहीं कर रही हैं। बहुत स्पष्ट है उनके संदेश। हम उनको समझे कि वो बहुत बहुत ज्यादा लाभ उन्हें नहीं हुआ है, उसके बाद भी वहां डटी हुई है, और लोग तो भाग जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग जो हैं, जिनके पास संसाधन होते हैं, वो दौड़ लगाते हैं, और ये कर रही है, चाहे मजबूरी में कर रही हो चाहे जैसे कर रही हूँ, पर कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कहाँ गलतियां कर रही वो देखने की जरूरत है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। खेती की जो बेसिक आवश्यकताएं हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता है। जहां उनके जो काम कर रही हैं, कब कौन सी फसल लगानी है, किस फसल में क्या दवाई डालनी है, क्या नहीं डालना है, लाइट ट्रैप लगाना है, प्रकाश प्रपंच वो फेरोमोन प्रपंच लगाना है, स्टिकी ट्रैप लगाना है, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, वो जो बारीकियां हैं वो उनको बताने की आवश्यकता है। तो ये आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि जुनून होना बहुत जरूरी है खेती में। जो चीज वो छोड़ आई हैं, हो सकता है उसमें भी प्रयास करें। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एजुकेशन हमेशा काम करता है। अगर एजुकेशन में ये अपना वो करें तो, पर ये जिस मजबूरी में उसको छोड़ के आई हैं, तो निश्चित रूप से
उनकी कोई समस्याएं होगी, खेती में जहां तक बन पड़े वो करें। और शुरू में जो अभी आपने शुरू किया है कि अपने प्रोडक्ट को खुद बेचने का, ये काम करें, इसमें बहुत फायदा है। क्योंकि जो थर्ड पार्टी सबसे ज्यादा पैसा ले जाती है, अगर आप बेचेंगी तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, और दुनिया के जितने भी बिजनेस है उससे ज्यादा आपको फायदा मिलेगा एग्रीकल्चर की मार्केटिंग से। तो आप इसको करते रहें, खेती को थोड़ा सा तकनीकी रूप से आप उसको सशक्त बनाएं, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। जी ओम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपने राजश्री बहन जी का हौसला बढ़ाया, उनको मार्गदर्शन दिया, और आप हमेशा देते रहते हैं। और आपने आश्वासन दिया कि जो भी ज़रूरत पड़ेगी राजश्री जी की मदद की जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि योगाहार कार्यक्रम में से हमेशा लोगों को, किसानों को मदद मिली है। अब मैं आदरणीय रंजना किनीकर जी ने हैंड रेस किया है, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, वो अपना संवाद करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय। और आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय बहन राजश्री कुशवाहा जी बहुत ही ऊर्जावान बहन है, जो खेती किसानी कर रही है और उसी के एजुकेशन के साथ उन्होंने खेती किसानी को चुना। और मातृशक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। और राजश्री जी बहुत अच्छा काम कर रही है। और बस मेरा एक ही सवाल ऐसे ही कि आप अभी आप खेती कर रहे हैं तो आपके साथ परिवार के साथ सभी भाई बहन, अपने माँ बाप, पिताजी, दादाजी, ये सारा परिवार के साथ कर रहे हैं या फिर आप अकेली कर रही है अभी? अभी हम परिवार के साथ नहीं कर रहे हैं, दादाजी हैं जो बस उन्हीं के साथ ही कर रहे हैं, परिवार के साथ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप खुद अकेली कर रही है, तो फिर आप कर रही है तो आपसे आपके यहाँ के लोग भी कुछ आपको देखकर कुछ महिलाएं या फिर लड़कियां की क्या सोच है, या खेती बाड़ी कर सकते हैं, ऐसे कुछ आपके नहीं, ऐसा कोई सोच नहीं है। सब बोलते हैं खेती से अच्छा कोई जॉब कर लो, वो सही रहेगा। कोई नहीं करना चाहता है यहाँ पर, कोई करता भी नहीं। अपन बोलो भी तो उनको लगता है कि सब ये ऊपर जाने वाली चीज है, मतलब कि इनको केमिकल में ही करना रहता है। कोई नहीं करता है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके जबलपुर तक देखा है, कोई महिला नहीं है जो खेती करना चाहती, कोई नहीं चाहती। और हमारे गांव में भी हैं, वो भी नहीं करना चाहते। वो भी बोलते कि कोई, वो भी कहीं ना कहीं काम पर ही चले जाते हैं। यहाँ तो लेबर भी नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है, जरूरत पड़ने पर नहीं मिलता है। जी जी आदरणीय रंजना जी का सवाल और कोई संवाद? रंजना जी, आपका कोई? जी जी जी, नहीं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राजश्री। मैं यही कहना चाहती थी कि आसपास कोई आपसे प्रेरणा लेकर खेती कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सुंदर राजश्री, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रंजना जी। अब दूसरा हैंड रेस है आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, नायबपुरम से। आप आए और संवाद करने का कष्ट करें। अनम्यूट कर ले मेहरा जी। दिनेश सर भी हैं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, इनका हैंड रेस है ना, तो मैंने कहा पहले इनको बुला लूं, फिर आदरणीय दिनेश जी को बुलाते हैं। दादू को कहो भाई, मैं अमन चले जी जाते हो हैंड रेस करके। दादू गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई। दिनेश सर जी को बुला दीजिए। हाँ जी, आदरणीय दिनेश जी को सादर आमंत्रित जी करता हूँ। जी आदरणीय सादर धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। और उससे भी सुंदर बात ये है कि आज राजश्री बहन आई हैं और आपके दर्शन इटारसी में हुए थे। और जब तक आपके दर्शन हमने नहीं किए तब तक हमें लगता कि ये बोल कौन रहा है। असल में मेरे घर में जब सभी लोग एक साथ सुनते हैं तो तब आपकी आवाज़ थोड़ा अलग है। आपके बोलने का जो स्टाइल या शैली है वो भी कुछ अलग है। तो सबके कान खड़े हो जाते थे कि ये असल में बोलने वाला कौन है? और मेरे मन में भी यही कौतूहल होता था कि असल में ये राजश्री जी हैं कौन? क्योंकि आपका जो
जो टोन है, जो शब्दों का उच्चारण है, वो अलग तरह का है। तो अभी हालाँकि अभी बच्चे स्कूल जाने ही वाले हैं, लेकिन पहले जब कह रहे थे कि वो जो बहन हैं, उन कल भी चर्चा हो रही थी। आदरणीय रंजना बहन जी ने बताया कि कल राजश्री आ रही हैं, तो मैंने घर में बताया, तो फिर सभी लोग उत्साहित थे कि हम आपको देखें, सुनें। हालाँकि अभी वो स्कूल की तरफ चले रवाना हो गए हैं। दूसरी बात ये कि मैं कल और परसों कुछ युवाओं के साथ ऐसे ही गूगल मीट पे चर्चाओं में था, चर्चा कर रहा था और चर्चा ये रही कि अभी इधर केदारनाथ और बद्रीनाथ के पट खुले हैं और वहाँ पे बहुत भीड़ है और उस भीड़ में ये कहा जा रहा है कि 50 से 60% ऐसे लोग हैं, ऐसे युवा लोग हैं, यात्रा करने के लिए और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा युवा हैं, वो यूट्यूबर्स हैं और जो डिजिटल चीज़ें देख रहे हैं, वो लोग हैं। फिर ये चर्चा यानी ये तो एक संदर्भ था। फिर चर्चा ये हुई कि आज का दौर ये है कि काम करने वाला कोई भी नहीं है। यानी जो काम कर रहे हैं उनको तो हम नमन करते हैं, लेकिन सिलसिला ये बन रहा है कि ज़मीन में काम करने वाला, खेतों में काम करने वाला, घरों में काम करने वाला और जो वास्तविक हमारी आवश्यकताएँ हैं, उन पर काम करने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं है। तो तब जब आदरणीय दुबे सर ने सही कहा क्योंकि हमें स्किल्ड तो होना चाहिए किसान को ये आवश्यकता तो है कि वो डिजिटल मार्केट है, सोशल मीडिया है, सबको अपने कंट्रोल में रखे, अपने हाथों में से नियंत्रित कर सके ताकि उसको कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन मुझे डॉक्टर रोशन लाल सर की बात और भी मुफ़ीद लगती है, अच्छी लगती है कि उस दौर में कि जब क्राइसिस होने वाला है और उस दौर में कि जब लोग दूर से लालायित होंगे कि काश हम भी काम करें, तब तो ना तो ज़मीनें बचेंगी और ना हमारे काम करने की जो स्किल है, वो बच पाएगी। तो ऐसे में जो हमारी आदरणीय बहन हैं राजश्री कुशवाहा जी, एक मील का पत्थर खड़ा करेंगी, मील का पत्थर साबित होंगी, ऐसी बहनें, ऐसे भाई-बंधु जो कि काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर क्योंकि ये कला कि ज़मीन से काम लिया जाए, काम किया जाए और उससे भोजन अंकुरित किया जाए, भोजन तैयार किया जाए, ये कला, ये विज्ञान और ये चमत्कार शायद समाप्त हो जाएगा, अगर हमारे युवा आगे नहीं आएँगे। क्योंकि मुझे कल और परसों की जो चर्चा हुई, उसमें यही लगा कि 60% से अधिक लोग तो केवल डिजिटल मार्केट में या ऐसे आभासी कार्य कर रहे हैं। तो मैं नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी को आपने राजश्री कुशवाहा जी को बुलाया, आदरणीय रंजना जी को और हम आगे भी सुनते रहेंगे दीदी को राजश्री जी को। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी। और जब हमारे भारत की बात आती है और जब हम सैफिया कुरैशी और दूसरी बहन जी को जब देखते हैं कि वो पाकिस्तान में जाके और मिसाल दाग के आती हैं और एक तबाह करके आती हैं, एक वो बेटी और ये जो राजश्री कुशवाहा जी हैं, ये घर में एकमात्र बेटी है जिसका देखिए जज्बा देखिए जब से लेकर के और सारी परेशानियों में भी अड़िग रह करके परिवार का साथ नहीं फिर भी वो जो है डट कर के जो है गाय पालन कर रही हैं और खेती कर रही हैं और उसी में प्राकृतिक जैविक खेती भी कर रही हैं, उपज हो अथवा ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे अडिग और एक जज्बे के साथ एक जो हमारी वीरांगना बेटी आज जो इस युग में आज अपने उस पर डटी हुई है, उसके लिए नमन और वंदन करते हैं और मैं चलता हूँ सीधे आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी की ओर, छत्रसाल की नगरी छतरपुर। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आप अपने राजश्री कुशवाहा जी से संवाद करने का कष्ट करें। जी ओम, पूरे साधन को नमन, वंदन, अभिनंदन। बड़ी खुशी हो रही है मुझे, हृदय गदगद है मेरा राजश्री जी को सुन के और मैं लंबे समय से इंतजार में था कि मैं इनको सुन पाऊँ। कई बार संयोग बना, इनको कॉल किया, किसी कारण से इनकी व्यस्तता के कारण ये नहीं भूल पाई उसमें योगार कक्षा में। और आज जो उन्होंने स्थिति बताई उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कितनी व्यस्तता रही होगी या रहती होगी। जो अभी इटारसी में कार्यक्रम हुआ था अपना योगार कार्यक्रम, प्रथम सम्मेलन था, वहाँ से मुलाकात हुई थी, परिचय हुआ था और मुझे याद आता है कि
जितने योगाहारी लोग थे विभिन्न प्रदेशों के, उन सब में सबसे कम उम्र की थी ये। तो इस बेटी का जो जज्बा है, इसको हम नमन करते हैं। और ये हमें आभास होता है कि निश्चित ही इनके साथ बहुत बड़ा संघर्ष है, किसी न किसी रूप में हमें अनुभव होता है, अंदाज लगता है। लेकिन उस संघर्ष को, उस चुनौती को उन्होंने इस रूप में लिया, ये बड़ी बात है। बातें वही हैं जो आप लोग कह चुके हैं, चाहे हमारे आदरणीय रोशन लाल जी हों, चाहे डॉक्टर साहब हों, चाहे दिनेश जी हों, बातें वही हैं, उनको दोहरा रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। ये अद्भुत है, ये बड़ी बात है। और इसमें जब तक ये अभी अविवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ है, कि उनके साथ एक नया दौर आने वाला है, एक नई परिस्थिति आने वाली है, एक बहुत बड़ा नया बदलाव आने वाला है शादी के बाद। जैसा कि मुन्नीलाल जी ने ही पहले ही कहा कि उसके बाद क्या करेंगे, कुछ जो संभावना कहें, आशंका कहें, जिस रूप में भी देखें हम, ये दोनों रूप में ही इनके लिए चुनौती आने वाली है। अब इसको ये किस रूप में आगे ले पाती हैं, कैसे में इसको आगे बढ़ा पाती हैं, ये तो समय ही बताएगा। ये ऐसी स्थिति है कि अब गांव की स्थिति जो हो गई है बहुत खराब हो गई है। ये हकीकत है, गांव में अब मजदूर नहीं मिलते, लोग रोते हैं, काम नहीं मिलता है, काम नहीं मिलता, क्या करें, पलायन कर रहे हैं, दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी बने रहते हैं। लेकिन यहाँ जो अपने घर का काम है, घर के परिवार के लोग काम है, खेती किसान, वो नहीं कर सकते, उसमें उनको असुविधा होती, असहज महसूस करते हैं। मेरे गांव की स्थिति ये है कि काफी बड़ी मात्रा में लोग बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। यदि यही लोग यहाँ रह के कम पैसे में आज इनका सहयोग कर रहे होते, आज राजश्री जी जाने कहाँ होती हैं। आप देखेंगे कि एक गाय पालने में कितनी परेशानी जाती है, उसकी देख रेख, उसके भोजन पानी व्यवस्था, फिर उसको दोहना, फिर दूध को ले जाना, ये आप कल्पना कर सकते हैं जो लोग गाय रखते हैं। और ये स्वयं ट्रैक्टर भी चलाती है इस उम्र में, उन्होंने बताया अपने परिचय में, टारसी में, स्वयं ट्रैक्टर चलाना, खेती करना, और फिर दूध लेके खुद ले जाना, बेचने जाना, बहुत बड़ा काम है ये। मुझे लगता है कि ये पूरा गोवर्धन पर्वत उठाए हुए एक उंगली पर, इतना बड़ा संघर्ष है। लेकिन इनकी तपस्या है, जो साधना है, इस उम्र में खास तौर से, इस उम्र में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। और केवल सहारा है इनका दादा दादी का, उन दादा दादी का जो समर्थन है, उनके जो इनके प्रति समर्पण है, बच्ची के प्रति जो तपस्या है, उसको भी नमन करते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटी तुम लगी रहो, संघर्ष करती रहो, तुम ऐसे परिवार से जुड़ गई हो, योगाहार परिवार से, ये सब तुम्हारा साथ देने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, सिर्फ बातें करने वाले नहीं हैं। तुम्हारे यहाँ जबलपुर जाके, गांव में जाके, मोबाइल पे जैसी व्यवस्था होगी, वो तुम्हारे, जहाँ तुम्हारी इच्छा है, मार्केटिंग के हिसाब से, डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से, जिस रूप में जहाँ बढ़ना चाहती हो, करना चाहती हो, तुम्हारे अंदर इच्छा है, उसमें तुम्हारा सब लोग सहयोग करेंगे, पहुँचेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे। और बस यही चीज़ है कि तुम काफ़ी लंबे समय के बाद जुड़ी हो, अपनी बात की हो और अपनी व्यवस्था बताई हो। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे साथ संघर्ष है, उसको छुपाया हुआ है, ऐसा लगता है, लेकिन छुपाना भी चाहिए। कोई ऐसी परेशानी तो उनका कोई औचित्य भी नहीं होता है, कहीं ना कोई, हर किसी के साथ कोई चुनौती, कोई परेशानी आती जीवन में, लेकिन चुनौती वो हमें कुछ दे के जाती है, और तुमने उसको स्वीकार किया और बहुत कुछ लोगों को दे दिया है। आज लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे योगाहारी सभी सदस्य थे, बड़े बड़े लोग, वो तुम्हारे संघर्ष के रूप में जो जुझारूपन है, तुम्हारे जो जज्बा है, जो दृढ़ता है इस उम्र में, उसको जो प्रदर्शन किया है, उस सबका ही प्रणाम है जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बहुत लालायत था, मैं जैसे नाम देखा मैंने, चलो राजश्री आज बोलेंगी, सुनूंगा।
बहुत अच्छा लगा। मैं प्रयास करूंगा तुमसे मिलने का, जैसे ही जबलपुर कार्यक्रम बनता है पूरा पता लेके मिलूंगा, और 2-4 लोग जितने लोग जाना चाहेंगे हम पहुंचेंगे, मिलेंगे, प्रयास करेंगे। मेरी बात लंबी हो गई है, मेरे लिए कहने को ही बहुत कुछ है, तो जज्बात में कहीं मैं बह ना जाऊं, बहक ना जाऊं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय मुन्नीलाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और मुझे तत्काल समय दिया। ओम प्रणाम। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी ने कर दिया है टेंशन फ्री हमारी आदरणीय बेटी जबलपुर की राजश्री को और क्योंकि जहाँ भी जो मन में आता है और निश्चित जैसा आदरणीय हीरालाल जी ने कहा है, वाकई में बेटी राजश्री जी आप खूब मेहनत करें और जहाँ जो जरूरत पड़े किसी भी प्रकार की शादी ब्याह से लेके सारी घर की व्यवस्थाओं के लोग अगर कुछ लगता है आप सदन में नहीं रख सकती हैं, आप मोबाइल पे बात कर सकती हैं। मेरा नंबर है और सदन में रंजना जी का नंबर है, अन्य लोगों का भी नंबर है आपके पास, व्यक्तिगत रूप से आप संवाद कर सकती हैं। आप हमारी बहन है, हमारी बेटी है और हमारे व्यवहार परिवार की जो है एक सदस्य हैं। आप बिल्कुल अकेला ना समझें किसी भी प्रकार से। मुझे पता है, मैं घासीराम जी हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के तहसील प्रभारी हैं, जो गाँवों में उन्होंने पतंजलि के प्रोडक्ट अपने साइकिल पर ले जा करके और उन्होंने बेचे हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया है हमारे आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के साथ, वो हमेशा रहते रहे जब तक भगवान दास जी रहे, और इस लगन और उसके लिए हम नमन और वंदन करते हैं उनकी लगनता के लिए, संघर्ष के लिए। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो इसके लिए हम सब जो है आपके साथ हैं। और मैं निवेदन भी कहूँगा, डॉक्टर राउत जी भी इस KVK से जुड़े हुए हैं हमारे। मैं कृषि विभाग में भी बात जबलपुर प्रयास करूंगा बात करने की। हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी जुड़े हैं कि जब याद आती है कंचन वर्मा जी की, जब जैसी ट्रैक्टर की बात आती है तो आदरणीय कंचन वर्मा जी को माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सम्मानित किया है, भारत सरकार ने किया है, राज्यपाल जी ने किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है और बड़ मंत्रियों ने किया है, और वो खुद स्वयं ट्रैक्टर चलाती हैं। उन्होंने जो है जो आगे बढ़ी हैं, तो मैं चाहूँगा राजश्री जी का संवाद कंचन जी से हो, एक आध बार भेंट भी हो। वैसे भेंट तो हुई है इनकी इटारसी के कार्यक्रम में, और भी आदरणीय शरद वर्मा जी का मार्गदर्शन इन्हें मिले, निश्चित इनको सम्मान भी प्राप्त हो एक महिला कृषक के रूप में, होनहार कृषक के रूप में। जबलपुर जिले की बात है तो इसमें हमारे आदरणीय रावत जी विशेष इंटरेस्ट लेंगे और जबलपुर के आदरणीय शरद भैया जी इसमें सहयोग करेंगे, तो निश्चित हमारे बेटी को प्रोत्साहन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। हमारे आदरणीय पतंजलि योगपीठ से आदरणीय पवन कुमार जी जुड़े हैं, उनके माध्यम से लेकर हमारी बेटी को निश्चित जो है आगे चल करके मनोबल बढ़ेगा और सम्मान मिलेगा, तो लोग और समाज देखेगा। और इन्हीं शब्दों में अब सीधा शरद वर्मा जी के पास चलता हूँ। शरद जी आए और अपना मार्गदर्शन और संदेश संवाद करने का कष्ट करें। बहुत आज की कहानी का जो चित्रण किया है राजश्री जी ने, वो बहुत बहुत मजबूती के साथ किया है, और जो वो कर रही है उसके विषय में उन्होंने बताया है। इस सहयोग के लिए मैं कंचन जी से इनकी बात कराऊंगा और इन्हें काफी कुछ इसमें फायदा भी होगा। मेरी मदर ने सन 70 में BA किया था और उस समय जो सर्विस थी वो घरों में आती थी, लेकिन मेरी मदर ने उस समय खेत को चुना था और आज वो वही 4 एकड़ से जो जमीन है वो 100 एकड़ पे पहुंच गई। ये मेरी माँ ने भी बहुत संघर्ष किए। उस समय गांव में खेती करना बड़ा मुश्किल होता था। आज तो महिलाएं हमारे यहाँ कुछ रूप में जाने लगी हैं। अभी कंचन को देख के काफी महिलाएं खेत में पहुंचने लगी हैं। हमारे यहाँ भी महिलाओं का खेतों में जाना एक अपशगुन टाइप मानते थे कि अरे उनके घर की महिलाएं खेत में जा रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हमारे यहाँ क्षेत्र में, लगभग अगर हमारा गांव सोमलवाड़ा देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 30% महिलाएं खेतों में जाने लगी हैं और अच्छी खेती कर रही हैं। वो मतलब इतनी अच्छी खेती कर रही हैं कि बहुत सारी महिलाएं खेत में करती हैं और जो उनके पतिदेव हैं वो सब्जी ले जाकर बाजार में बेच रहे हैं।
ऐसे यहाँ पे बहुत सारे धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। वहां का भी पीड़ा जब राजश्री ने उठाया है तो वहां भी परिवर्तन आएगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि जो जमीन की जो कमाई है वो इतनी शुद्ध होती है कि ऐसा लगता है कि जो चीज जिस चीज का भी उत्पादित अगर किसान करता है तो वो बहुत बड़ा एक महान कार्य है, जिस कार्य में जो लग जाए तो वो उसमें सक्सेस होगा। और मैं इनका मुन्नीलाल सर से नंबर लेके और कंचन जी की अवश्य बात कराऊंगा, मम्मी जी की कराऊंगा, जिससे उनको काफी प्रेरणा मिलेगी। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और पूज्य माता जी का जो मुझे ध्यान आया, और हमने अभी माता जी से बीच बीच में आशीर्वाद लेते रहते हैं। पिताजी की भी बात करें हम, माता जी और पिताजी, आपके आदरणीय शरद भैया के जो पिताजी जब यहाँ सोमलवाड़ा आए, जब 1 एकड़ जमीन इन्होंने खेती की, क्योंकि आप आगर मालवा से हैं, सॉरी, हाँ, आगर मालवा से यहाँ सुबलबड़ा में पिताजी का आना हुआ, और पिताजी ने 1 एकड़ जमीन से खेती शुरू की। माताजी निश्चित उस समय की जो पढ़ाई उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, जहाँ जैसे आपने कहा कि नौकरी घर में आती थी, लेकिन माताजी ने नौकरी नहीं की, पिताजी ने कोई नौकरी नहीं की। पिताजी भी आज भी खेती करते हैं, कराते हैं, इस उम्र में स्वयं जो है जीप चला करके जाते हैं खेत पर, क्यों ज़्यादा लंबे चल नहीं पाते, लेकिन खुद कार चलाते हैं, माता जी को बैठा के ले जाते हैं, दोनों बढ़िया उससे कर रहे हैं, ये भी प्रेरणा के दायक हैं। और फिर कंचन जी जैसा कर रही, कंचन जब खेती करती हैं तो इनके पीछे 10, 20, 50, 100 महिलाएं जब खेत में देखते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखता है खेत का। सारी खेती कर रही हैं, उसमें कंचन जी कर रही हैं, और जो आपके साथ सहयोगी जिन्हें कहेंगे हम शरद वर्मा जी के कृषि फार्म पर, उसमें भी सभी महिलाएं हैं। और महिलाएं जो जब आगे बढ़ रही हैं तो राजश्री जी को का भी एक दिन ऐसा आएगा कि राजश्री से प्रेरणा लेकर के, और निश्चित हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी। रमेश चंद मेहरा जी अगर आ गए हों तो उनका हैंड रेस है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो भी संवाद कर सकते हैं राजश्री जी का। जी ओम, सदन को नमन। ये टेक्निकल गड़बड़ी के कारण मैं आपकी आवाज तो सुन रहा था, पर ये मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। पर अब वो जुड़ गया है मोबाइल से, और शायद यहाँ रामायण हो रही है तो आवाज भी आपके पास पहुंच रही होगी। मेरा मतलब आश्री जी से यही निवेदन था, जो उन्होंने कहा कि हम जो है जो सागर वाले आशीष जी हैं, उनके यहाँ से जो उन्होंने अनुभव लिया है, उस अनुभव को थोड़ा आगे बढ़ाएं, और दादाजी के सानिध्य में इन्होंने जो कुछ भी सीखा है, समझा है, उसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित इन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और धीरे धीरे ही उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ें, ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे अभी जो बात हो रही थी कि भाई आधुनिक रूप से हमें मार्केटिंग के संबंध में, तो कल मेरी बेटी मतलब नातनी है और वो पढ़ती है 3री में, वो मुझे ज्ञान दे रही थी कि दादाजी आपको जो अपन पैदा कर रहे हैं उसको हम बाजार में बेच सकते हैं। मैंने कहा कैसे? तो कहने लगे मैं बता सकती हूँ। तो ये जो चीजें हैं नए बच्चों में, जो मोबाइल को देखते हैं समझते हैं, तो निश्चित रूप से आज में जब वो 3री कक्षा की बेटी मुझे ज्ञान दे रही है तो आप भी सीख जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं है। तो ये जो चीजें हैं इसको निश्चित लगातार आप आगे बढ़ाएं, और उसमें जो आपको अनुभव मिले उसको भी शेयर करें, या परेशानियां आए उसको भी शेयर करें। और निश्चित रूप से जो आपने सागर वाली जो बात की आकाश चौरसिया की, उस पद्धति को भले ही थोड़े में अपनाए पर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत समझ भी बढ़ेगी, वो काम भी आगे बढ़ेगा, वो कम जगह से अपन कुछ ज़्यादा प्राप्त कर सकेंगे। जी ओम। पिछले दिनों जब हम आदरणीय शरद भैया के साथ वहाँ सागर पहुँचे थे, जब टीकमगढ़ जा रहे थे तो वहाँ पर रुके थे। वो समय ऐसा था कि जब मतलब फसल पक चुकी थी, निकल चुकी थी, फिर भी कुछ चीजें हमें वहां से सीखने को मिली। जैसे उन्होंने बहुत बढ़िया जो है गौशाला के लिए जो बना रहे थे, बहुत सस्ती जो वो पनी डाल करके बांस के उपयोग से, टट्टा के उपयोग से, मतलब गौशाला के लिए रहने के लिए, तो इस तरह की कुछ नई नई चीजें वहां पर आपको देखने समझने को मिल जाती है। तो उनसे संपर्क बनाए रखें, उनसे बात करते रहें, क्योंकि वो
दादाजी से जुड़े हैं, योगाहार से भी जुड़े हैं और वो भी लोगों की मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उनका लाभ मिलेगा और एक बढ़िया काम हो जाएगा। जी ओम। जी आदरणीय धन्यवाद मेहरा जी। और मेहरा जी म्यूट कर लें आप। मेहरा जी के जो नातिन है वो बेटी है, और जिसने ये कहा कि दादाजी ये अपन मार्केट कर सकते हैं, ऐसा शब्द सुनकर के बड़ी गर्व होता है कि आप आने वाले बेटियां जो है अगर सदुपयोग करती हैं, मोबाइल का सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित ये हमारे लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और यही हम दूसरी तरफ अगर मोड़ देते हैं, मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो ये सदुपयोग हो मार्केटिंग के लिए और अच्छे कार्य के लिए गूगल से और इन सारी चीज़ों में सर्च कर सकते हैं। जब बेटियों की बात आती है तो बेटियों की एक वीरांगना बहन जुड़ी हुई हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, पुनीता साकरे बहन जी। अगर गोपालन की बात आती है, खेती की बात आती है, जज्बे की बात आती है, और जब जो है हमारे राष्ट्र धर्म की बात आती है, तो पुनीता साकरे बहन जी बालाघाट से जुड़ी हुई हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और वो भी अपना संवाद हमारी राजश्री बहन जी से और सदन से करने का कष्ट करें। आदरणीय प्रीता साकरे जी, ग्राम चंदना, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी तक आवाज पहुंच रही हो तो वो भी स्वागत है, वंदन है। वो भी हमारी राजश्री बहन जी के लिए कुछ संवाद करना चाहती है, कोई सुझाव देना चाहती है। ओम। सदन को ओम। प्रणाम। सदन को प्रणाम, गुरु सत्ता को नमन। राजश्री दीदी की जो आवाज़ में जो मधुरता है, एक अलग सी कसक है। हम भी सुनने के लिए आतुर रहते हैं उनकी आवाज़ को, और आज सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि वो इतनी कम उम्र में इतना सारा संघर्ष कर रही है। तो ये संघर्ष नहीं, उनकी उन्नति की, प्रगति के द्वार है। वो एक एक पल प्रगति कर रही है, क्योंकि जब तक कुछ सीखेंगे तभी तो कुछ कम ज़्यादा होगा ना। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, गलतियाँ होते रहती है ये, तो वो अनसक्सेस नहीं कहलाएंगे, वो सक्सेसफुल है। वो अपने जीवन में इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी ऊंचाइयाँ पाई है उन्होंने। ये सीखने की बात है, हम स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए ये सीखने वाली बात है। तो हमारा गर्व है दीदी, बिटिया हमारी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो सदन ने सभी ने बोल ही दिया है कि जो भी दिक्कतें हैं उनको मदद करने के लिए तैयार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। फिर से हम आपको देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और आपके प्रगति में हम साथी रहेंगे। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय कल्पना खोटले बहन जी भी बहुत संघर्ष कर रही हैं, और इन्होंने हरिद्वार में परम सिद्धे आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी से जब उन्होंने कहा कि क्या किस क्षेत्र में जाना चाहती, उन्होंने कहा हम कृषि के क्षेत्र में जाना चाहती। फिर परम पूज्य स्वामी आचार्य जी ने कहा कि भाई तुम शिक्षक हो, शिक्षिका हो, तो शिक्षा के क्षेत्र। बोले हमें गुरु जी, हमें लगाव है खेती से। तो वो कल्पना खोटले जी जब इन्होंने चुना, आदरणीय पवन कुमार जी से संवाद किया, इनसे प्रशिक्षण लिया और खेती इन्होंने स्वयं खेती चुना। तो ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी बहनें जो है निश्चित जब आगे आती हैं, आगे आएंगी, तो हमारे इस जीवन में, इस आने वाले समय में निश्चित बदलाव आएगा। इन्हीं शब्दों में अब हम चलते हैं आदरणीय पवन कुमार जी के पास, पतंजलि योगपीठ। हम वो आए और हम सबका मनोबल, मार्गदर्शन और सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें। ओम। सभी को बहुत नमस्कार, सुप्रभात। मैं लेट जुड़ा क्योंकि नेटवर्क की समस्या थी, तो मैं इनकी बात नहीं सुन पाया, राजश्री जी की, क्योंकि और लेकिन फिर मैंने बाद में सब लोगों के कमेंट्स जब से सुनने शुरू किए हैं, तो मुझे ये पता लग रहा है कि आप खेती में काम कर रही हैं। कार्य क्या कर रही हैं ये तो मुझे विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें कार्य को करने में कुछ शायद समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं, जो कि हम सबके जीवन का एक हिस्सा है। तो उस कार्य को आप सफलतापूर्वक करें, और जो आपको समस्या लग रही है, जो भी आप महसूस कर रही हैं, अनुभव कर रही हैं, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटते हुए अगर अपने कार्यों को आगे करने का प्रयास करेंगी, तो ये छोटी-छोटी कदम उठा करके आप छोटे-छोटे समस्या को, एक बड़ी समस्या अगर लग रही है, उसको छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट करके, एक-एक करके हर एक चीज़ को जब करने लगेंगे, तो ये बड़ी समस्या छोटे-छोटे हिस्सों में बँट करके आपके कार्य को आसान कर सकती है।
और इस कार्य को करने के लिए हमारे जितने भी योगाहारी सदस्यों का जो सहयोग की बात कही गई है, वो सहयोग इन बड़ी समस्या को के समाधान करने में आपकी मदद निश्चित रूप से करेगा। और आपका जो अनुभव आधारित कार्य है, उसमें खेती में एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कई तरह से कई आयामों में चीज़ों को जब समझना शुरू करते हैं, तो उसमें आपको हर एक चीज़ में नई समाधान या नई चीज़ें आपके सामने निकल के आती हैं। तो ये जो हमारा खेती का कार्य है, ये सीखने और सिखाने का है और इसीलिए हमारा योगाहार कार्यक्रम भी इस चीज़ में फिट होता है। जैविक खेती का जो कार्यक्रम है, उसके साथ ये फिट होता है और मुझे लगता है कि जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं, उसको हम धीरे-धीरे करते हुए अपने आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो अनुभव हैं, वो हमें अगली बार उसी चीज़ को की की जो हमने सीख ली है, उसको सफलतापूर्वक करने में हमें मदद करेगा। तो ये तो हमारी कॉन्सेप्ट की बात है और जहाँ तक कि हमारे अलग-अलग प्रांतों के अलग-अलग लोगों के अनुभव हैं, वो सबके अनुभव जब मिलेंगे, तो कोई भी समस्या हमारे लिए बाधा के रूप में नहीं आ सकती है, क्योंकि इस सदन में ही और इसके साथ जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, उन सबके अनुभव को अगर लिया जाए, तो ये कई सैकड़ों और हज़ारों साल का कुछ अनुभव के रूप में सामने निकल कर के आ जाएगा। और इन अनुभवों का अगर आप लाभ लेते हैं, सदुपयोग करते हैं और उस अनुभव को अपने खेती में उतारते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी से बड़ी बाधाएँ भी दूर हो जाएँगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं ऐसी कार्य को आपको आगे जो भी सहयोग की बात है उसको करने के लिए देंगे सभी लोग, हम भी प्रयास करेंगे जो हमारे से हो सकता है और इसी कार्य को आप आगे अपना करते रहें निरंतर करके अपने अनुभव भी बताएँ और अपनी बाधाएँ भी बताएँ। जितनी बार आप बाधाएँ बताएँगे, उतनी बार वो कम होते जाएँगे। और इस प्रकार से जब आपको अनुभव मिलेगा तो आप निश्चित रूप से चीज़ों को आगे ले जाएँगे और साथ ही अपने साथ में आपके जो परिवार के अलावा जो लोग हैं, जो इस विचारधारा के हैं, उनको अपने साथ जोड़िए, उनके साथ भी अपने अनुभव ऑफ़लाइन बाँटिए, उनके साथ उनके खेतों में जा कर के वो आपके खेत में आएँ, आपके साथ बातचीत करें, आपस में संवाद करके भी हम बहुत सारी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप अकेले नहीं रहते हुए, आप अपने आस-पास के जो भी आप 4 ही लोगों से आप शुरुआत करो, आप कुछ ही लोगों से शुरुआत करो, लेकिन अपना नेटवर्क वहीं पर बढ़ाओ, वहीं पर उनके साथ संवाद करो, उनके साथ अपनी समस्याएँ रखो, उनके अनुभव से सीखने का प्रयास करो। तो ये हमारी योगाहार के परिवार जो ऑनलाइन है, उसके अलावा आप ऑफ़लाइन अपना अपनी जो दायरा है उसको बढ़ाते हुए मुझे विश्वास है कि आप अपने कार्य को और भी अच्छी तरह से ऊँचाइयों में ले जा सकती हैं। तो इतना ही मुझे कहना है कि इस तरह से हम काम करते हुए निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त होंगे। आपको सबको बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। समस्याएँ बाँटते चलें और जो है उसमें आगे समस्याओं का समाधान पाते चलेंगे। आपने जो सुझाव दिया है कि निश्चित शेयर करना चाहिए समस्याएँ और उसका समाधान भी होता चला जाता है। और जहाँ आप रह रही हैं, जहाँ खेती कर रही हैं, अपने अड़ोसी-पड़ोसी परिवार के लोगों के साथ भी बैठे-उठे उनको भी उसमें सहभागी बनाएँ, उनके पास जाएँ, उनको उनको सहयोग करें ताकि वो आपसे लगाव करेंगे और जुड़ेंगे और जुड़ कर के एक परिवार के रूप में वहाँ आपका सहयोग करेंगे। आप एक-दूसरे का सहयोगी बनें और मिल-जुल करके भी आप खेती कर सकते हैं। इसी क्रम में जब आदरणीय प्रतिभा राजा बुंदेला जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, मैं भी चाहूँगा कि वो आएँ और राजश्री के लिए से संवाद करें। 2 शब्द आपके सुझाव, तो आप सादर आमंत्रित हैं। प्रतिभा राजा बुंदेला जी। चलिए, शायद आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो मैं कल्पना साहू जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं और अगर आदरणीय प्रीता साकरे बहन जी तक आवाज़ पहुँच रही हो अगर तो वो सादर आमंत्रित हैं पुनः। अब मैं अगर शायद आवाज़ नहीं पहुँच रही है तो अब मैं चलता हूँ आगे। अगर और किसी कोई भाई बहन अगर हैंड रेज़ करेगा तो मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा। मैं आदरणीय रवि आदित्य जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आपके द्वारा निश्चित कई किसानों की
सफल कृषकों की स्टोरियां आपने युवा कार्यक्रम में प्रस्तुत की हैं। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, रवि आदित्य जी दोनों उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आपका कोई मार्गदर्शन अगर राजश्री कुशवाहा बहन जी के लिए हो तो सादर आमंत्रित हैं। आप मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय रवि आदित्य जी तक आवाज पहुंच रही हो तो आप जी। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी उपस्थित हैं, एक हमारी बहुत ही ऊर्जावान बहन। और निश्चित जो महिला की बात आती है, संघर्ष की बात आती है, तो मिथिलेश जी हमेशा संघर्ष करती हैं और बहनों के ग्रुप में रहती हैं। उन्होंने ग्रुप बना करके संघर्ष सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आप आगे बढ़ रही हैं। निश्चित आप हमारे राजश्री बहन जी को अपना मार्गदर्शन देंगी और उनका हौसला अफजाई करेंगी और अपना अनुभव भी शेयर करेंगी। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से सादर आमंत्रित हैं। ओम प्रणाम। सभी भाई बहनों को नमन वंदन मेरा। और योगाहार के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये सीखने और सिखाने का बहुत ही सुंदर सा प्लेटफॉर्म है। यहाँ हमें खट्टे मीठे अनुभव मिलते रहते हैं। और अभी जो मैं सीख रही हूँ, कई बार बहुत मन में थोड़ा सा होता है, कड़वापन भी आता है, खट्टापन भी आता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जब हमें कुछ करना हो और जब बाधाएं आ रही हो तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। जितना कहते हैं कि पत्थर से जो मूर्ति बनती है, यदि उस पे चोट ना पड़े और तो वो मूर्ति कैसे बनेगी, वो पूजनीय कैसे बनेगी। ठीक वैसे ही जब हम कोई कार्य करने का ठान लेते हैं तो होता है, बाधाएं तो आएंगी, तो हम उनका जितना मुस्कुरा करके उत्साह के साथ उनका सामना करेंगे तो निश्चित हम उनसे पार पा जाएंगे, वो हम पर हावी नहीं होंगे। बात करते हैं कृषि की। ये एक अपने आप में बहुत ही अनूठा क्षेत्र है कार्य करने के लिए। प्रकृति के साथ हम रहते हैं और जब जब भी मैं प्रकृति के साथ जुड़ती हूँ, अभी मुझे पिछले साल समस्याएं होने लगी कुछ फिजिकली। मेरे पैरों में इतना एक अजीब समस्या थी वो। मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और मैंने कहा पहले मैं अपना ही प्राथमिक उपचार करूंगी। जैसे कोई समस्या होती है तो उसका हम घर में ही घरेलू उपचार करते हैं, तो मैंने वही किया। मैं अपने खेत में गई तो मैंने क्या किया, अपने जूते चप्पल मैंने बाहर उतारने शुरू कर दिए और मैं जैसे अपने खेत में एक मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं, उस भाव से अपने खेत में जाने लगी। जूते बाहर, हाथ जोड़ करके अपने खेत में प्रवेश। तो मैंने क्या पाया कि जो मुझे पैरों में समस्या हो रही थी वो मेरी स्वतः ही ठीक होने लगी। मुझे नहीं पता और कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मेरी समस्या ठीक हो गई बहुत। अब मैं अक्सर कई बार घर में नंगे पैर घूमती रहती हूँ। हालांकि जब हम कच्ची मिट्टी पे नंगे पैर घूमते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है। जब हम पक्की फर्श पर नंगे पैर चलते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है। तो अभी मैं अपने मायके में गई हुई थी और वहाँ मेरे भतीजे की शादी थी। मैं गई 2 दिन के लिए, लेकिन वहाँ मुझे रोक लिया कि नहीं, शादी हो गई है, आप नहीं जाओगे, आप यहीं रहोगे। तो मैं रुक गई। तो मैं वहाँ नंगे पैर घूम रही थी। तो जितने भी हमारे घर में मेहमान आए तो सब कहने लगे, दीदी आप नंगे पैर क्यों रहती हो। तो जब मैंने उनको बताया अपना कि मुझे ये ऐसे ऐसे समस्या हो रही थी और नंगे पैर और केवल नंगे पैर घूमने से मेरी वो समस्या स्वतः ही ठीक हो गई। और वहाँ मैं घर में कम रही, खेत में ज्यादा रही, क्योंकि वहाँ खेत पास में ही है। तो फिर मैंने अपने योगाहार के बारे में वहाँ बताया सबको। ठीक जैसे ही अभी हमारे शरद वर्मा भाई बोल रहे थे कि 4 एकड़ जमीन से उन्होंने 100 एकड़ जमीन बना ली। मैं भी अपने मायके वाले घर से ऐसे ही बिलोंग करती हूँ। मैं खेतों में पली बड़ी और एक विस्तार रूप होते हुए मैंने खेतों का देखा है। वो हमें पैतृक संपत्ति में नहीं मिला था, वो हमने अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा। और वहाँ मैंने जब बताया कि ये सुनवाया, बल्कि मैं क्लास से जुड़ी और मैंने उस रोज हनुमान चालीसा भी गाया था। तो
फ़ोन तो एक ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको बहुत सब लोग सुन रहे थे, तो वो प्रभावित हुए। उन्होंने मुझे उत्साहवर्धन किया कि तुम बहुत अच्छी जगह काम कर रही हो। और फिर मैंने कहा कि देखो जो मैं कर रही हूँ वो तो सही है, तुम मेरी मेहनत का तो कम से कम फल ले लो। मैं तो बहुत मेहनत के बाद यहाँ आ पाई हूँ, स्वामी जी के पास गई, 10 दिन मैं शिविर में रही और लगातार यहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ, बताती रहती थी। लेकिन वही है कि जब आप अ, खुद उसको कराते हो तो उसका रिजल्ट अलग आता है। तो वहाँ से बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, जो लोग जुड़ने में इच्छुक थे, मैंने देखा कि उनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, उनके पास सिंपल फ़ोन है। तो वो कह रहे कि हम कैसे जुड़ सकते हैं? मैंने कहा आप अपने फ़ोन बदल लो पहले तो। और एक किसान कितनी साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, ये भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा उदाहरण है। सचमुच में जो खेत में कार्य करते हैं, वो मेरे पास उन लोगों के लिए शब्द नहीं होते कि वो कितने सरल, कितने साधारण और कितने सहज भाव से अपने कार्य को करते हैं। बात थोड़ी लंबी हो रही है, बस मैं यहीं अपनी बातों को विराम दूँगी कि योगाहार परिवार में, जिस परिवार में जितना स्वस्थ वातावरण होगा, उसका विकास वहाँ के हर प्राणी का उतना ही अच्छा होगा। मैं सभी से विनम्र विनती यही करूँगी कि हमें इस परिवार में एक स्वस्थ वातावरण पैदा करके रखना चाहिए। किसी को कोई बात महसूस हो भी जाए, होती रहती हैं, तो उसको इग्नोर कर जाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। जी ओम, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आदरणीय मिथिलेश बहन जी, आपने अपना अनुभव और मार्गदर्शन दिया, सदन में अपना अनुभव सुनाया। आपकी प्रसाद को नमन वंदन करते हैं और चलते हैं हम बालाघाट पीड़िता बहन जी वहाँ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और वो भी अपना मार्गदर्शन, अपना सुझाव, अपना अनुभव प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय पीड़िता साके बहन जी। जी, योगाहार सदन को मैं सत-सत नमन प्रणाम करती हूँ और बड़ी अच्छी बात है कि अभी ही हमारी ऊर्जावान बहन मिथिलेश बहन दीदी ने बताया योगाहार के बारे में अपने विस्तृत उन्होंने जो अनुभव रखे वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि योगाहार जो परिवार है, योगाहार मंच है कि 24 घंटे में प्रातः की बेला से हम अपनी शुरुआत योग से करते हैं, अध्यात्म से करते हैं, संस्कृति से करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों की जैसी गौ माता पे बात आती है, जैविक खेती को लेकर के आती है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के विस्तार को रख कर के हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि योगाहार परिवार एक पावर हाउस का काम कर रहा है। हमें 24 घंटे में अगर हम 5:30 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय दे रहे हैं, इसमें हमें पूरे 24 घंटे की ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा निश्चित रूप से हर व्यक्ति से आ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं भी अपना अनुभव यही शेयर करूँगी कि योगाहार से जुड़ने से एक अद्भुत क्षमता, अद्भुत ऊर्जा का अनुभव मैं करती हूँ। आयु लगभग 51 वर्ष की होने जा रही है, लेकिन शरीर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा और कोई बीमारी नहीं। तो ये योगाहार की एक असीम महिमा है, अकल्पनीय महिमा है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का और परम श्रद्धेय आचार्य श्री को हम सत-सत नमन करते हुए, वंदन करते हुए, उनको स्मरण करते हुए हम अपनी सुबह की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और जब योगाहार मंच पे उपस्थित अनेक वक्ता हमारे बीच में अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग राज्यों से, क्षेत्र से आए हुए योग शिक्षक जब योग सिखाते हैं, तो अविस्मरणीय ऐसा पल वो हमारे लिए रहता है। अकल्पनीय रहता है कि इतनी ऊर्जा कैसे आ रही है। तो ये एक पावर हाउस का काम कर रहा है। जैसे मैं बात करूँगी कि धीर, गंभीर, काम, क्रोध, मद, लोभ को अगर हरने वाला है, तो योगाहार परिवार है। हम सम्मानीय अपने पतंजलि से डॉक्टर पवन जी भाई साहब से सीखते हैं कि कितनी एक चिंतनशील व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, धीर है, धैर्य है, गंभीर है, चिंतन है, चेतना है, सद्भावना है, समानता है, सहजता है, सरलता है, मृदुता है। ऐसे अनेक शब्दों से, अनेक भाव से उनके स्वभाव को हम अपने मन में स्मरण करते हैं, रखते हैं।
जैसे दिनेश जी भाई साहब का उदाहरण आता है, रंजना दीदी का उदाहरण आता है, हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब का, ऐसा अद्भुत है भई। और मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, ये आदिवासी क्षेत्र है। इसमें बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां निर्मित हैं, धर्मांतरण का कार्य चलता है, लव जिहाद है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में अगर बात करती हूँ तो आज मुझे लगता है कि जैसे मैं MSW